हेडिंग डालो बच्चों। अभी अपन वापस आ गए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन पे आ गए हैं अपन, है ना, जिसका नाम होता है एलिंगम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? एलिंगम ग्राफ, या फिर अपन बोल देते हैं ग्राम। तुम जैसे बायो के अंदर पढ़ते हो ना, ग्राफ को क्या बोला जाता है? मशीन। और ग्राम को क्या बोला जाता है? ग्राफ बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है अलिंगम, क्या बोला जाता है? अलिंगम ग्राम। अलिंगम ग्राम बोल दो, है ना। और केमिस्ट्री में ग्राफ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा सीन नहीं है ना। कहीं कहीं ग्राम मिल जाएगा तुम्हें, कहीं कहीं तुम्हें ग्राफ दिखा मिल जाएगा। अपन को नाम से कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। नाम में अपन को क्या रखा है? अपन को काम में रखा है ना। किसी के गुण देखो, है ना, उसका नाम क्या है? कुछ नहीं है। अलिंगम ग्राम लिखो, ग्राफ लिखो, कुछ बात नहीं है, तुम जो तुम्हारी मर्जी है वो लिख लो। पर यहाँ इसका जो करेक्टर है और जो आने वाले इसके अंदर जो थ्योरी है और आने वाले इसके अंदर जो समझने वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सीधा जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री से। कैसा जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री से। अभी के लिए डिटेल में देखना बच्चों, है ना, इसीलिए थोड़ा डिटेल में मैंने अलग से ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। वो सारी चीज़ें जो नोट्स वोट्स बनाए वो धरे के धरे रख दिए मैंने, है ना। अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं थोड़ा अच्छे से, है ना। थोड़ा क्लास में टाइम लग सकता है बच्चों, पर मज़ा जरूर आएगा क्लास में। अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टच में हो ना थोड़ा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखो आओ, एलिंगम ग्राम की बातें करने वाले हैं। एलिंगम ग्राम में क्या देखने वाले हैं अपन? तो लिखो, पहली लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलो, मेरे हिसाब से तुम अच्छे से सुन पाओगे क्लियरली, है ना। तो पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, पॉइंट नंबर 1 लिखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2, selecting which element will be the best reducing agent for a metal oxide। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एलिंगम ग्राफ से अपन को एक चीज पता चलने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, पता चलने वाली है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। इसमें किसकी बात करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। टू सेलेक्टिंग विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्या करेगा, कौन सा एलिमेंट है वो एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो एलिंगम ग्राफ अपन को क्या देने वाला है? एलिंगम ग्राफ अपन को देने वाला है बच्चों कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कौन है। थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन, तो इससे अपन को पता चलेगा कौन सा एलिमेंट है वो एज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एलिंगम ग्राफ का मकसद क्या है, उसका टारगेट क्या है, वो समझ में आ गया। एलिंगम ग्राफ या ग्राफ से अपन को ये चीज पता चल जाएगी कि बच्चों की इन सब में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना। अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का पता चल जाए तो अपन पता कर सकते हैं कि क्या कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके अपन किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं मेटलर्जी के अंदर, ठीक है ना। तो एलिंगम ग्राफ अपन को वो चीजें प्रोवाइड कराता है जो बाकी चीजों से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसमें से मेन कंटेंट क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड करवाएगा, कैसे इसकी मैकेनिज्म रहेगी, सुनो अच्छे से, लिखो आगे। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, क्या ये गिव्स, एक मिनट हो जाओ, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इज गिवन, गिव्स एज ए। तुम्हें पता है गिव्स फ्री एनर्जी का, तुम्हें पता है गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अच्छे से जानते हो क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। यहाँ पर ये गिव्स फ्री एनर्जी होती है, ये क्या होती है? एंथैल्पी होती है, एंट्रोपी होती है, और ये क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आती है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, एलिंगम डायग्राम की बातें हो रही है। एलिंगम डायग्राम में अपन एलिंगम डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है वो देंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स से। किसे देंगे? थर्मोडायनेमिक्स से। और थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन को गिब्स फ्री एनर्जी की बातें करनी पड़ेगी, जिसमें अपन फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा जी, है ना, डेल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये थर्मोडायनेमिक्स में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। अब सुनो आगे कहानी। होता क्या है तुम्हें अच्छे से जानते हो कि डेल्टा जी होता है ना, उसकी वैल्यू 3 होती है। कितनी वैल्यू होती है? 3 हो सकती है। एक हो सकता है डेल्टा जी नेगेटिव, एक हो सकता है डेल्टा जी पॉजिटिव, और एक हो सकता है डेल्टा जी 0, ठीक है ना। डेल्टा जी नेगेटिव तब रहता है जब प्रोसेस क्या रहने वाली हो?
स्पॉन्टेनियस, क्या रहने वाली हो, स्पॉन्टेनियस, क्या रहने वाली हो, स्पॉन्टेनियस, है ना। अगर प्रोसेस क्या रहे बच्चों, प्रोसेस रहे, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, देन ये रहने वाला है पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर प्रोसेस रहे इक्विलिब्रियम में, किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में, देन प्रोसेस में जो डेल्टा जी है वो क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला बच्चों, क्या रहने वाला है, डेल्टा जी रहने वाला है जीरो। ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो मेरे हिसाब से। तो डेल्टा जी की वैल्यू तीन टाइप की हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं, स्टार मार्क लगा के निकालो नोट। इट इज द ग्राफ, एलिंगम ग्राफ की बातें कर रहे हैं। एलिंगम ग्राफ क्या होता है, इट इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी। ये वास्तव में एक तरीके का ग्राफ होता है। एलिंगम क्या होता है, एलिंगम जो डायग्राम है, एलिंगम जो डायग्राम है वास्तव में वो एक ग्राफ होता है, किस किस के बीच में, डेल्टा जी और एंड टी के बीच में, है ना। तो डेल्टा जी और टी में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा एच माइनस है टी डेल्टा एस, ऐसे अपन ग्राफ बनाएंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट इज द ग्राफ, नोट लगा के लिखना, इट इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, ठीक है ना। तो किसकी बात कर रहा है, एलिंगम डायग्राम की बात कर रहा है। एलिंगम डायग्राम वास्तव में क्या होता है, ग्राफ होता है किस किस के बीच का, डेल्टा जी एंड टी के बीच का। तो हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो, एलिंगम डायग्राम फॉर द कंबशन ऑफ कोक, कंबशन ऑफ कोक, एलिंगम डायग्राम फॉर द कंबशन ऑफ ए कोक। हेडिंग डाल लिया, लिखो इसमें, फॉलोइंग थ्री रिएक्शंस आर हेल्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कोक, फॉलोइंग थ्री रिएक्शन आर हेल्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कोक। लिख लिया मेरे हिसाब से। पहली रिएक्शन देखना बच्चों, पहली कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक, कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक। इसके अंदर क्या होता है समझना, कार्बन होगा, कार्बन सॉलिड रहता ही है, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये है हॉट एयर, क्या है, हॉट एयर, ठीक है ना। अब गर्म हवा के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CO2 बन जाएगा, CO2 गैस कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसे बोला जाता है कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक, क्या बोला जाता है, कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन रहेगी कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक, और यहाँ पर रिएक्शन जब जैसे ही कोई कार्बन जलता है, रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, नहीं निकलती है, तो ये रिएक्शन रहेगी एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली। ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड से क्या बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 4, ठीक है ना। और यहाँ पर डेल्टा एस क्या रहने वाला है, डेल्टा एस एंट्रोपी। बताओ एंट्रोपी देखो अच्छे से, एंट्रोपी में देखना क्या होता है, एंट्रोपी में किसका कंसिडर करते हैं, मोल ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ ए रिएक्टेंट। ये करेंगे तो एंट्रोपी का पता चल जाएगा, बढ़ रही है घट रही है। तो एंट्रोपी में देखो अच्छे से, एंट्रोपी में क्या है, प्रोडक्ट कितना है, गैसीय मोल लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के भी गैसीय मोल होते हैं और रिएक्टेंट के भी क्या होते हैं, गैसीय मोल। तो बताओ प्रोडक्ट में कितने गैस है, कितने मोल गैस है, 1 मोल गैस दिख रही है मेरे को तो, ठीक है ना। और यहाँ पर रिएक्टेंट में कितनी गैस दिख रही है, 1 मोल इसमें दिख रही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है बच्चों, क्या रहने वाली है, एंट्रोपी। कार्बन के कंप्लीट कंबशन में एंट्रोपी हमेशा क्या होती है बच्चों, 0 होती है। कार्बन के कंप्लीट, कोक के कंप्लीट कंबशन में याद रख लेना, एंट्रोपी हमेशा क्या रहती है, 0। और अपना फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब ये 0 है, देन ये पूरी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब डेल्टा जी डायरेक्टली डिपेंड रहने वाला है किसके ऊपर है, डेल्टा एच पे। और डेल्टा एच तो बच्चों नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या रहने वाली है, ये डेल्टा जी भी क्या रहने वाली है, रिएक्शन ये डेल्टा जी भी क्या निकलने वाली है, नेगेटिव निकलने वाली है। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आ गया फॉर किसके लिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ ए कोक के लिए। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि डेल्टा जी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या ये खुद ब खुद होगी, इसको बाहर से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा जी क्या है बच्चों, नेगेटिव है। अब मैं डेल्टा जी का ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर तो लिखता हूँ डेल्टा जी, है ना।
और यहाँ पर डेल्टा जी का ये रहा 0 वैल्यू, है ना। और यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों टेम्परेचर, ठीक है ना। बताओ क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या डेल्टा जी ऊपर नीचे होगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है एंट्रोपी क्या है बच्चों, 0 है। एंट्रोपी 0 होने की वजह से टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या होगी इसकी, खत्म हो गई। इसका मतलब जो गिब्स एनर्जी है वो सीधी सीधी डिपेंड किसके पर कर रही है, डेल्टा एच पे। डेल्टा एच अगर फर्क पड़ेगा तो कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक के डेल्टा जी पर भी फर्क है पड़ने वाला है। अब अच्छे समझ लेना, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ ये क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। अच्छा डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब जी डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ तो 0 है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड पॉजिटिव होगी, यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर तो नेगेटिव तो है ही, उसके साथ साथ क्या है बच्चों, नेगेटिव के साथ साथ क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी कंप्लीट कंबशन ऑफ है, कंप्लीट कंबशन ऑफ है क्या, कंप्लीट कंबशन ऑफ है कोक के लिए डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से नहीं बदलेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव प्लस में कांस्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट। समझ रहे हैं बात, क्या कांस्टेंट है। टेम्परेचर का कोई असर पड़ रहा है क्या, नहीं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर से इधर जाते हैं टेम्परेचर है, इधर से इधर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, पर डेल्टा जी क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। पर डेल्टा जी है क्या, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक के लिए ये पूरी रिएक्शन लिख लेना। पहले तो ये पूरा पोर्शन लिख लेना, ठीक है ना, ये रिएक्शन लिख लेना, उसके बाद में ये लिख लेना, और उसके बाद में ये लिख लेना। समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर ये ग्राफ बना लेना, फिर ये ग्राफ बना लेना, ठीक है। अब हेडिंग डालो, दूसरा कंबशन होगा, इसे बोलेंगे इन कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक, कोक का इनकम्प्लीट कंबशन। देखो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो सिंपल सी बात बता देता हूं, जैसे कार्बन सॉलिड है, ठीक है, इसकी जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए इसको आधा मोल ही चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रिएक्शन तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है ये, नेगेटिव रहेगा डेल्टा जी, इसमें भी ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। समझे ये बात क्या। अब कहानी अच्छी से सुनना, एक्सोथर्मिक है और यहाँ पर एंट्रोपी की बात कर ले तो एंट्रोपी क्या रहेगी, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, वो भी गैस ही है। तो यहाँ पर बताओ कितने हैं प्रोडक्ट में, 1 माइनस 1/2, कुल मिला के क्या आ रहा है, प्लस का 1/2। इसका मतलब एंट्रोपी क्या रहने वाली है बच्चों, पॉजिटिव। एंट्रोपी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरी बात को। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या कहता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो रहने वाली नेगेटिव, ठीक है ना, और ये रहने वाली पॉजिटिव। उसमें मिला के कुल मिला के क्या रहने वाला है, ये वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। मतलब रिएक्शन जाएगी स्पॉन्टेनियस। क्या जाएगी, स्पॉन्टेनियस। देखो अच्छे से देखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी और डेल्टा जी की भी माइनस में वैल्यू बढ़ने वाली है। कहाँ बढ़ने वाली है, माइनस में वैल्यू बढ़ने वाली है। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ग्राफ में देखो ना अच्छे से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। तो तुम्हें अच्छे से देखना, अच्छे से y इज इक्वल टू, तुम्हें आते हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एच, है ना, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, t, है ना, और m कितना है बच्चों, m इसकी स्लोप रहेगी ना, वो रहने वाली है जो इसका नेगेटिव में माइनस डेल्टा एस। तो यहाँ पर एस डेल्टा एस स्लोप रहेगी ना, तो प्लस एम एक्स से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्लोप आएगी माइनस एक्स। तो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो देखो अच्छे से, ये रहा g की वैल्यू 0, यहाँ पर g की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर डेल्टा g और t के बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ ग्राफ कुछ है ऐसा जाएगा नीचे की साइड। समझ रहे मेरी बात को। तो ये रिएक्शन किसके लिए है, कार्बन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में गैस कन्वर्ट करने के लिए। तो ग्राफ कुछ ऐसा। अच्छा तुम्हें याद है क्या, उसके लिए ग्राफ ये हो गया। ये किसके लिए ग्राफ आ गया बच्चों, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके लिए ग्राफ आ गया। कहानी अच्छे समझ में आई होगी। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव रहने वाली है, स्लोप नेगेटिव जा रही है, देख लो अच्छे से, है ना। और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव जा रहा है, तो देखो इसकी वैल्यू माइनस है डेल्टा एच के बराबर आ रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये पूरी कहानी होगी बच्चों,
है ना। ये हो गई पार्शियल कंबशन ऑफ है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ है कोक, ठीक है ना। अब इन सब से हटके एक नई चीज अपन देखते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड स्टेप लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तुम्हें पता है मैं बोला था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जलाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन अभी अपनी कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आया है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है मतलब कार्बन प्लस है 2 में है। इसकी रिएक्शन अगर अपन 1/2 ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर गैसीय फॉर्मेट में ये है ना, और यहाँ पर बनने वाला है कार्बन कंप्लीट कंबशन, ये हो गया कंप्लीट कंबशन। और कार्बन हमेशा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहता है, मोर स्टेबल रहता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम स्टेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी निकालेगा। क्या निकालने वाला है, एनर्जी निकालने वाला है। डेल्टा जी इसका क्या रहने वाला है बच्चों, नेगेटिव रहने वाला है। अच्छा डेल्टा जी के साथ साथ एंट्रोपी भी देख लेते हैं। एंट्रोपी रहती है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है 1 मोल है और रिएक्टेंट में कितना है बच्चों 3/2 मोल है, मतलब 3/1 मोल इसका है और 1/2 इसका है। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/2, तो 3/2 है। इसका मतलब ये आंसर आने वाला है -1/2। तो इसके लिए एंट्रोपी क्या रहने वाली है, नेगेटिव। इसके लिए एंट्रोपी नेगेटिव रहने वाली है, तो फॉर्मूला क्या कहेगा बच्चों, फॉर्मूला अपना ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू रहेगा डेल्टा एच, तो जो नेगेटिव में रहने वाला है ना, और प्लस रहने वाला है टी डेल्टा एस। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ने के कारण डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी। क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू देखो बढ़ेगी, मतलब सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर कुल मिला के ये क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ने वाली है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से क्लियर करेंगे तो यहाँ पर जो c आएगा वो तो आएगा माइनस डेल्टा एच। जो स्लोप आएगी ना, स्लोप मतलब m आएगा वो आएगा प्लस डेल्टा एस, ठीक है ना। और x की वैल्यू तो टेम्परेचर के बराबर है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, सिंपल लाइन बनने वाली है। तो मेरे हिसाब से ग्राफ तुम अच्छे से बना पाओगे। ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ग्राफ स्टार्ट होगा नेगेटिव इंटरसेप्ट से। डेल्टा जी कितना, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या रहेगा पॉजिटिव। ये डेल्टा जी का ग्राफ है, यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर देख लो ग्राफ में क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव इंटरसेप्ट होने के बाद जैसे ग्राफ चलेगा यहाँ से और जाएगा ऊपर की साइड। तो ये किसके लिए ग्राफ है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करने में CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया। अब देखो 3 ग्राफ बनाए अपन ने, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। उससे पहले अपन ने क्या करा, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जा रहा है। और ये देखो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ये किस लिए ग्राफ था, कार्बन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब सुन लो अच्छे से, ये 3 ग्राफ बनाए हैं, तीनों ग्राफ को अलग अलग जगह बनाए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों ग्राफ को एक साथ लिखता हूँ, है ना। एक साथ ग्राफ में बनाऊंगा। ये जो ग्राफ बनाऊंगा ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर 3 पॉइंट लिखवाए ना मैंने तुमको, ये तीनों ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं लिखाने वाला हूँ तुमको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखना अच्छे से, एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सुनना। यहाँ पर ये है डेल्टा जी इसका 0 और यहाँ पर डेल्टा जी है इसका पॉजिटिव, ठीक है ना। और यहाँ पर डेल्टा जी है इसका नेगेटिव। जितने भी ग्राफ है तीनों के तीनों ग्राफ वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कोई नहीं गया, ठीक है ना। अब तीनों ग्राफों को मैं एक साथ, तुमने तो लिख रखा होगा, अब तीनों ग्राफों को मैं एक साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तो देखो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना वो कभी चेंज नहीं हुआ, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। ये कार्बन को किस में कन्वर्ट करना होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, CO2 में कन्वर्ट करने वाला ग्राफ है, ठीक है ना। पर दूसरा देखा जाए ना, एक नेगेटिव स्लोप के साथ है, नेगेटिव स्लोप के साथ है, वो है ये रहा, नेगेटिव स्लोप के साथ है वो ये रहा। तो ये क्या है बच्चों, ये जो ग्राफ है वो कार्बन का किस में कन्वर्ट करना आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है ना। और इन सब से हटके एक ग्राफ और है जिसका नाम हो गया या, ठीक है ना। ये देख लो, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का किस में कन्वर्ट करना, CO2 में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ NCERT में भी दे रखा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होना है और यहाँ पर इसको लिख लेना, ये जो जहाँ पर ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं ना वहाँ पर टेम्परेचर लिख लेना T डॉट, है ना।
और इधर टेम्परेचर के वाले ग्राफ है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है। जहाँ पर ये तीनों ग्राफ मिल रहे हैं वहाँ पर लिख लो टी डॉट या टी जीरो ब्रैकेट में। ये ग्राफ बनाने के बाद में इस ग्राफ की स्टडी करते हैं अपन, इस ग्राफ का क्या करते हैं बच्चों, अपन स्टडी करते हैं। तो इस ग्राफ में अंदर लिखना केस स्टडी फर्स्ट, इस ग्राफ की अपन केस स्टडी फर्स्ट करते हैं। अब लिखो केस स्टडी फर्स्ट के अंदर लिखना व्हेन टेम्परेचर लेस देन टी नोट, अपना टेम्परेचर क्या हो, लेस देन टी नोट हो। तो यहाँ मतलब टी नोट से कम टेम्परेचर, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ रहा होगा, पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखते हैं डेल्टा जी बताओ इस एरिया में डेल्टा जी कौन से ग्राफ के लिए सबसे नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से तो इस ग्राफ के लिए सबसे नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, इस ग्राफ के लिए सबसे नेगेटिव दिख रहा है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में कन्वर्ट करना होता है ना, ये सबसे नेगेटिव दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है नहीं दिख रहा, देख लो, सबसे नीचे ग्राफ इसी का है ना। तो टी नोट से कम टेम्परेचर पे सबसे नीचे ग्राफ किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर लिखना, एक पॉइंट लिखना, डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। सही बात है ना, सही बात है ना एकदम। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल देन, कार्बन डाइऑक्साइड इज थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल देन अदर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी इसका सबसे नेगेटिव है, और सबसे नेगेटिव है तो रिएक्शन चलेगी सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस। तो टी नोट से कम टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस चलने वाली है, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस चलने वाली है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि CO2 होती है वो थर्मोडायनेमिक्सली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल रहेगा टी नोट से कम टेम्परेचर पे। लिखो CO2, वो जो पॉइंट तुम्हारा रह गया हो तो वापस लिख लो, लिखो CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन अदर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब लिखो दूसरा, इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर रिएक्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो ये रिएक्शन क्या रहने वाली है, इसका डेल्टा जी क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। अच्छे समझ लो, फिर मैं बाद में लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखना इसका डेल्टा जी क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। डेल्टा जी नेगेटिव रहने वाला है तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट चलेगी। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो किसी न किसी से ऑक्सीजन लेगा, और कम टेम्परेचर में मैंने बोला था, बहुत पहले बोला था कि कम टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और हाई टेम्परेचर पर कौन काम करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्बन करता है। तो देखो ये इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मोर रिएक्टिव देन अदर रिएक्टेंट। अदर रिएक्टेंट ब्रैकेट में लिखना, अदर रिएक्टेंट के ब्रैकेट में लिखना कोक। अदर रिएक्टेंट मतलब कोक। क्या कोक से ज्यादा रिएक्टिव है टी नोट से कम टेम्परेचर पे? हाँ, टी नोट से कम टेम्परेचर पे ये कोक से ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद में लिखना CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड एयर। क्योंकि तुम्हें पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड टी नोट से कम टेम्परेचर पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। लिखना कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड एयर। तो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो 1/2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्सीडेशन करेगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। तो लिख रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड 1/2 ऑक्सीजन किसी से लेगा और उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और ये काम करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये रिएक्शन लिखने के बाद में लिखना कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन कोक। कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन कोक। पर टेम्परेचर अगर हाई कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन कोक होगा ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। अब लगाओ केस नंबर 2। अब लगाओ क्या बच्चों, केस नंबर 2। केस नंबर 2 2 नंबर केस में क्या होगा बच्चों, अच्छे से देखना। टेम्परेचर क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन टी नोट। अपन अब किसकी बात करने वाले हैं, इससे आगे वाले लाइन की बात करने वाले हैं। तो यहां पर बताओ डेल्टा जी किसके लिए नेगेटिव है, इसके लिए नेगेटिव है,
है ना। तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए ही डेल्टा जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कौन रहेगी, रिएक्शन, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहेगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहने वाली है। इसका मतलब क्या होगा, कार्बन होगा वो क्या करने वाला है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। किसकी तरह काम करने वाला बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है ना। तो एट ए हाई टेम्परेचर, ये तो हो गया लो टेम्परेचर, ये तो हो गया लो टेम्परेचर, ये हो गया हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, कार्बन का ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है और उसका डेल्टा जी क्या हो जाता है, बहुत सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और डेल्टा जी नेगेटिव होने की वजह से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चली जाएगी। स्पॉन्टेनियस जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये जब होगा तो कार्बन का जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, तो कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लेके क्या कर देगा, अपना खुद का तो कर लेगा ऑक्सीडेशन और आगे वाले का कर लेगा रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा और कार्बन वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। इस वजह से कोक होता है एट ए हाई टेम्परेचर क्या करने वाला है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। तो लिखना केस नंबर 2, उसमें लिखना व्हेन टेम्परेचर मोर देन टी नोट, व्हेन टेम्परेचर मोर देन टी नोट, लिख लो। तो बताओ डेल्टा जी सबसे कम नेगेटिव किसके लिए, इसके लिए है ना। तो लिखना डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम ए कोक, फ्रॉम कोक। डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कोक, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन अदर प्रोडक्ट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ऐसा लिख लो, ठीक है ना। फिर लिखो कोक इज ए मोर सेंसिटिव टुवर्ड द एयर देन कोक, नहीं ऐसा नहीं, कोक इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द एयर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा लिखो, कोक इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द एयर देन कोक, सॉरी कोक नहीं, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तुम्हें पता है ना रिएक्शन कैसी होगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, 1/2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये यहाँ पर कार्बन किसकी हाई टेम्परेचर पर किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के। जैसे अपन ने स्मेल्टिंग प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर तने में बता दिया था मैंने, हाई टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आएगा कार्बन, तो वो हाई टेम्परेचर पे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है कार्बन, और लो टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा अपना कार्बन, ठीक है। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो लिखो कोक इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड एट ए हाई टेम्परेचर, एट ए हाई टेम्परेचर। इन सब के बाद में लिखते हैं केस नंबर 3, इस सब के बाद में लिखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 किसके लिए सर, जब टेम्परेचर क्या हो, टी नोट के बराबर हो, क्या हो, टी नोट के बराबर हो, जब टेम्परेचर क्या हो, टी नोट के बराबर हो, देन क्या रहने वाली इक्वेशन वो समझते हैं, ठीक है ना। देखो जब टी नोट के बराबर टेम्परेचर रहेगा, केस नंबर 3 लिखना, केस नंबर 3 टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू टी नोट, तो इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है ना। तो लिखो व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू टी नोट, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ आर इक्वल सेंसिटिव, both are equal sensitive towards air, hence both are best reducing agent, both are best reducing agent, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।